रहीम। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट वैल्यू इन ऑफ प्रोटॉन इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। के प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं उनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यूज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनके ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं जिनकी वजह से वो छोटी वैल्यू या लार्ज वैल्यू की तरफ प्रोटॉन जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। उन फैक्टर्स में से पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट का। अच्छा, इस इफेक्ट के हवाले से हम पीछे लेक्चर्स में भी बात कर रहे हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होते हैं या इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू या रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहे होते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो प्रोटॉन से खींच ली जाती है। इसकी एग्जांपल लास्ट टाइम भी मैंने दी थी, उसी को मैं दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे इथाइल क्लोराइड है, तो ये क्लोरीन जो है वो इस इन प्रोटॉन के, ये जो दो प्रोटॉन है इनके नेबर में पड़ी हुई है। तो इसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो इन इन दो प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इन दो प्रोटॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको वो अपनी तरफ पुल कर लेते हैं। अच्छा, उनकी इस पुल की वजह से फिर इन प्रोटॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। अब आप जो मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, यहाँ पे जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो वो इन प्रोटॉन्स के न्यूक्लियस को डायरेक्ट मिलेगी। वो ज्यादा फील करेंगे क्योंकि उन प्रोटॉन के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो इस क्लोरीन ने खींच ली है। क्योंकि आपने हमने पीछे डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के वाले से, आपको याद हो हमने एक डायग्राम डिस्कस की थी। इसमें ये डायग्राम थी कि ये सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके गिर्द ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये एरोज आपको नजर आ रहे होंगे। ये इस तरह इस शक्ल में ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द इस डायरेक्शन में सर्कल्स में मूव कर रहे हैं। इन मोशन की वजह से उनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, पैदा की जा रही है। और ये पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा आती है। यानी इसको वो अपोज कर रही होती है, कैंसिल कर रही होती है। अब इसकी कैंसिलेशन की वजह से अंदर जो न्यूक्लियस है वहां तक ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो आपने दी है वो सारी की सारी नहीं पहुंचेगी, बल्कि कैंसिल होने के बाद उसकी थोड़ी अमाउंट होगी जो न्यूक्लियस तक पहुंचेगी। ठीक हो? तो इसका मतलब हमने वहां पे बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को शील्ड करती है, रोकती है, जिसको हमने शील्डिंग इफेक्ट का के तहत भी इसकी बात की थी। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जो होता है वो क्या करता है कि इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर लेता है ना, थ्रू बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेता है। उस पुल की वजह से जैसे ये खींच ली जाएगी तो इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। कम होने का मतलब कि थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो फिर ये पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो भी थोड़ी होगी। फिर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज भी थोड़ा करेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस तक पहुंचेगी और उसे फील्ड भी ज्यादा होगी। ठीक हो गए? तो फील ज्यादा होने का मतलब हमने शुरू में बात की थी कि जब फील ज्यादा होगी तो फिर वो जो अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन थी, दो स्पिन स्टेट्स हैं प्रोटॉन की, उनके दरमियान गैप लार्ज हो जाएगा। ठीक है, लार्ज गैप का मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी नीचे वाली स्पिन स्टेट से ऊपर वाली स्पिन स्टेट पे उस प्रोटॉन को मूव करने के लिए। और जब वो वापस आएगा तो फिर ज्यादा ही एनर्जी एमिट करेगा, तो उधर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी उसकी लार्ज हो जाएगी। ठीक होगा? ये बात हमने पीछे डिस्कस की थी। अब वही बात वो यहाँ पे कर रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बदल देना है, कम चेंज कर देना है। उसके खींचने की वजह से उस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदल जाएगी, जिसकी वजह से फील होने वाली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी बदल गई, उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब उसी चीज को हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट के अंडर देते हैं। इसकी समझने के लिए हम एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये एग्जांपल दी है कि यहाँ पे ये मिथाइल के प्रोटॉन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
तो इस 3 प्रोटॉन की जो शिफ्ट की वैल्यू है वो 4.26 है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम हुई तो शिफ्ट की वैल्यू भी थोड़ी कम होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, जैसे जैसे आप इधर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है ना आयोडीन तक। अच्छा, आयोडीन के बाद उसी CH3 के साथ एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है, ठीक हो गई, आयोडीन की निस्बत से ये 2.1 है। फिर सिलिकॉन ले लेंगे तो सिलिकॉन की 1.8 उससे भी कम है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है, वैसे वैसे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू प्रोटॉन्स की वो भी डिक्रीज करती जा रही है। तो ये MCQ के तौर पे भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। सवाल हो कि जैसे 4 ऑप्शन दिए और बोला हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्ज डेल्टा वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटॉन विल हैव स्मॉल डेल्टा वैल्यू, तो आप इस एनवायरनमेंट को देख के उससे आइडिया ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपका है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स में, उसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जुड़े हो तो ये इफेक्ट और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। जैसे 1 कैलोरीन थी तो 3.05, 2 कैलोरीन है तो वो 5.3 पे चला गया, 3 है तो फिर 7.27 पे चला गया। जितने वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ते गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट बढ़ता गया, उतनी उसकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती गई। ये ठीक हो गया। इसी तरह अब ब्रोमीन है, 3.30 थी डायरेक्ट प्रोटॉन के साथ है ना, तो उसकी ये वैल्यू। अच्छा, उसी प्रोटॉन की वैल्यू जब वो ब्रोमीन और थोड़ी दूर होगी तो उसी CH2 की 1.6। और अगर दो और कार्बन आ जाए, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितना दूर होता जाएगा उसका इफेक्ट भी कम होता जाएगा, उधर से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। ये CH2 की बात कर रहा है कि ये 2 प्रोटॉन जब ब्रोमीन साथ थी तो यहाँ थे, वही 2 प्रोटॉन जब ब्रोमीन जरा दूर हो गई तो यहाँ आ गए, वही 2 प्रोटॉन जब ब्रोमीन और 2 कार्बन के बाद हो गई तो उसकी जो शिफ्ट की वैल्यू और ज्यादा कम होगी, ठीक हो। तो इस पे MCQ के हवाले से ये पॉइंट आप ना जरूर ध्यान में रखें। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी ये सारे इफेक्ट्स इकट्ठे पूछ लिए जाएं तो उसमें वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका बन जाता है, ठीक हो गए। दूसरा इफेक्ट हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट है। पहली बात हम करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके हवाले से कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये जो शिफ्ट की वैल्यू है वो स्टेन्ड रिंग की सबसे कम है। फिर उसके साथ कार्बन जुड़ गई। अब ये प्रोटॉन की बात हो रही है, 3 प्रोटॉन, एक कार्बन जुड़ी तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, और 2 कार्बन जुड़ गई तो और ज्यादा होगी, 3 कार्बन जुड़ गई तो और ज्यादा होगी। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की 2.1 है और कार्बन की आप लें तो वो 2.5 है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से तो ज्यादा है ना, तो इस वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया यहाँ पे, तो उसकी खींचने की वजह से ये प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे है। जब 2 हो गए तो और ज्यादा पुल होना शुरू होगी, वो थोड़ा और बड़ी वैल्यू पे चले गए। और 3 कार्बन आ गई तो और थोड़ी पुल ज्यादा होगी तो वो और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे चलेगी। लेकिन चूंकि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 2.5 में और 2.1 में, तो इस वजह से इसका असर जो है वो बहुत ज्यादा कम है, यानी ज्यादा दूर तक वो खींच के नहीं ले जाता, सिर्फ 2 तक ही पहुंच पाता है, ठीक हो गया। ये बात हो गई अल्केन की सिर्फ ना, ठीक है। फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली जो अल्कीन है, या कार्बन, वो कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ है उसकी वैल्यू हम लेते हैं तो यहाँ आंसर लिखा हुआ है ना, ये रेंज उसकी 4.5 से 7 है, ठीक है। अच्छा, और जो बेंजीन वाली है, बेंजीन की लेते हैं तो उसकी रेंज जो है वो 7 से लेके 8 9 तक चली जाती है। ये 7 से 8 लिखा हुआ ना, ये एरोमेटिक हाइड्रोजन्स का लिखा हुआ। ये हमने पीछे भी टेबल में भी बात की थी लास्ट लेक्चर में, आप देखें ना यहाँ पे ये प्रोटॉन, ये अल्कीन के साथ जो जुड़े हैं वो 4.5 से 6.5 है, और एरोमेटिक वाले 6.5 से 8 है, ये उससे भी आगे पहुंचे हुए हैं, ठीक है। ये अब अभी हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ पे कि हैं तो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो फिर बेंजीन वाला थोड़ा ज्यादा क्यों चले गए हैं, वो भी इसी रेंज में आना चाहिए, ठीक हो गया। और एक और क्वेश्चन भी है कि अल्केन जो देखे ना, अल्केन है 0 से 2 तक, ठीक है, और अल्कीन जो है वो 4.5 से 6.5, यानी बहुत ज्यादा आगे चली गई है। चलो, इससे तो वो आगे होनी चाहिए ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले जो है वो 2 तक हैं, sp2 वाले उससे आगे हो जाते, यानी 2 से लेके 4 5 तक चले जाते।
तो वो जो sp2 वाले हैं वो 4.5 से 6.5 तक, यानी काफी आगे, जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी आगे खड़े हुए हैं। और बेंजीन को हम जहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी उसके साथ ही होना चाहिए था, वो उससे भी आगे बड़ी वैल्यू पे खड़ा हुआ है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी आगे वो क्यों चला जाता है। अच्छा, और तीसरा, ये sp2 की बात होगी। अब sp की बात आप करें ट्रिपल बॉन्ड वाले की, तो आप उसकी रेंज देखें, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कहाँ भी है जी, उसके साथ जुड़ा हुआ प्रोटॉन जो है, ये ये दिए हुए ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ जुड़ी प्रोटॉन जो है वो 1.7 से 2.7 है। अब फिर सवाल जहन में आता है कि भाई sp3 यहाँ है, ठीक है, sp2 उससे आगे थी, होनी चाहिए थी, लेकिन वो जो हम एक्सपेक्ट उससे काफी आगे चली गई। फिर sp को उससे भी आगे होना चाहिए था, लेकिन वो उससे पीछे आ गई, ठीक है, वो सिर्फ 1.7 से 2.7, यानी sp2 से भी पीछे आ गई। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बनता है, ये एमसीक्यू भी बनता है। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, अब अगला आप सवाल कहेंगे सर हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट का जनरल रूल तो यही है कि sp3 जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उस बेस पे बात की जाए तो फिर यही होना चाहिए था कि sp3 की वैल्यू सबसे कम, उससे ज्यादा sp2 की, और उससे ज्यादा sp की होनी चाहिए थी। ठीक हो गया। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतनी का ये आर्डर क्यों है, ये आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। एस करेक्टर की वजह से जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाती है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट ज्यादा है, तो इसे सबसे आगे होना चाहिए था, लेकिन रिवर्स हो गया, ये sp2 वालों से भी पीछे आ जाती है। तो इसकी रीजन क्या हो सकती है, उसके लिए फिर हम एक फिनोमेना पढ़ते हैं, एन आइसोट्रोपी। ठीक हो गया। उस एन आइसोट्रोपी की वजह से ये जो sp2 है, जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी आगे निकल गई और ज्यादा आगे चली गई। और उसी एन आइसोट्रोपी की वजह से ही अल्काइन को हम sp2 से भी आगे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उससे काफी पीछे आ जाती है अल्काइन के साथ जुड़ी जो प्रोटॉन है। ठीक होगा। तो ये हम बात है, ये जो सवाल हमारे यहाँ पे रह गए, ये हम एनएसोट्रॉपी का जो फैक्टर है वहां पे जाके इन सवालों के जवाब जो है वो वहां पे क्लियर करेंगे। ठीक हो गए। तो इस वक्त आपका जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट है, इसके नीचे जो आपने बात करनी है कि sp3 की बात करनी है कि इस रेंज में आ जाती है, फिर आपने sp2 की बात करनी है कि उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई वैल्यू पे होना चाहिए, यस करेक्टर की भी उसने बात की हुई है कि 33% है sp2 में और 25% है sp3 के अंदर। ठीक होगा, और 50% होता है आपका sp के अंदर। तो अब यहाँ पे इसलिए उसने कहा कि एस करेक्टर ज्यादा है तो इसे आगे होना चाहिए था, वो वैसे ही मौजूद है लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी आगे मौजूद है। फिर बेंजीन का बताया कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये भी उससे आगे मौजूद है। ठीक होगा, और आगे फिर उसने इसका बताया कि ये एन आइसोट्रोपी का इफेक्ट है जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है, वो हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अल्डिहाइड की जब बारी आई तो अल्डिहाइड में आपको याद होगा लास्ट में हम डिस्कस किया था कि अल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है कार्बोनाइल के साथ वाला, वो 9 से 10 के दरमियान है, बहुत आगे। यानी sp2 वाली कार्बन से जुड़ा हुआ जो प्रोटॉन था, जो 4.5 से 6.5 या 8 तक जा रहा था, ये उससे भी आगे 9-10 तक जा रहा है। ये तो sp2 का इफेक्ट भी है, यानी एनएसोट्रोपी का इफेक्ट भी इसमें शामिल हो गया, जिसको इतना आगे ले गया। दूसरा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट भी शामिल हो गया। इन दो इफेक्ट की वजह से ये उसको खींच के काफी आगे ले जाता है, इस वजह से अल्टीहाइड जो वो 9 से 10 में चली जाती है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अल्टीहाइड में जो कार्बोनाइल की कार्बन है वो भी sp2 है, और एक अल्कीन में जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाली वो भी sp2 है। लेकिन अल्कीन वाली कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन 4.5 से 6.5 में आती है, और कार्बोनाइल वाली कार्बन से जुड़ी हुई जो प्रोटॉन है वो 9 से 10 इतना ज्यादा आगे क्यों जाता है। तो फिर आप उसे बताएंगे कि एनएसोट्रॉपी का इफेक्ट तो दोनों में मौजूद है इस वक्त, उसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट एडिशनली मौजूद है अल्डिहाइड के अंदर, जिसकी वजह से उसको और खींच के काफी डाउन फील्ड, यानी बड़ी वैल्यू की तरफ डाउन फील्ड ले जाता है। ठीक हो गई। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ गया sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 50% एस करेक्टर होता है और इसकी वैल्यू 2 से 3 की रेंज में आ जाती है, जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफी पीछे कम हो जाती है। तो इसकी वजह भी हम यही बात करते हैं
कि ये लिखा है ओइंग टू एन आइसोट्रोपी, कि एन आइसोट्रोपी की वजह से ही इसकी वैल्यू जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफी कम हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद है एसिडिक एंड एक्सचेंजेबल प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर जो है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है इस केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज को चेंज करने के लिहाज से। जैसे यहाँ पे उसने कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल दी है कि इसमें ये रेजोनेंस भी होती है, और रेजोनेंस के बाद ये यानी ये जो कार्बोनाइल में सी ओ है वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, कभी वो डबल बॉन्ड भी हो जाता है रेजोनेंस में, यानी ये sp3 है, यहाँ पे ये sp2 है। ठीक हो गया। तो sp3 sp2 करेक्टर में मूव करने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो काफी पुल रख रहा है, विदड्राइंग इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट उसका बन जाता है, जिसकी वजह से ये जो प्रोटॉन है ये काफी दूर खींच लिया जाता है, ये तकरीबन 10 से 12 की रेंज में चला जाता है। ठीक हो गया। तो एसिडिक हाइड्रोजन जो है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर है, तो वो हम कहते हैं कि काफी हद तक डाउन फील्ड चले जाते हैं। वजह उसकी रेजोनेंस भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट भी है, इन दो की वजह से ये प्रोटॉन काफी डाउन खींच लिया जाता है, इसकी शिफ्ट की वैल्यू 10 से 12 अल्डिहाइड से भी आगे पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन। एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन हम उसे कहते हैं जो एसिडिक प्रोटॉन होते हैं जो आसानी से H प्लस आयन की शक्ल में निकल सकते हैं, उनको हम एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन का नाम देते हैं। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन से जुड़ी हाइड्रोजन है, अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन है, अमाइनो से ज्यादा बेहतर अमाइड है, अमाइड ज्यादा एसिडिक है अमाइनो ग्रुप की निस्बत से कार्बोनाइल की वजह से, तो उनमें H का रिप्लेस होना ज्यादा यही चांस होते हैं। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट जो मेन है ना, तो इसमें मेन पॉइंट जो आपने लिखना है कि सर हाइड्रोजन बॉन्डेड जो प्रोटॉन है इनकी जो पोजीशन है एब्जॉर्प्शन की वो बहुत ज्यादा वाइड रेंज के साथ है। आपको याद होगा हमने इस टेबल में बात की थी कि ये जो ओ एच है, एन एच है उसकी, या एस एच है उसकी रेंज आप बता रहे हैं 0.5 से लेके 5 तक, यानी 0 से 5 तक इतनी बड़ी रेंज उसकी आप शो कर रहे हैं। और उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें इन्वॉल्व है, जो मुख्तलिफ फैक्टर्स पे इसमें इफेक्ट कर रहे होते हैं उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। इस वजह से वो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक के नीचे बात करेंगे कि इसकी रेंज इतनी बड़ी क्यों है। ठीक हो गया। तो वो बात अभी हमारे सामने आ गई है यहाँ पे कि ये जो आपके पास है ये प्रोटॉन, ये नीचे उसने शो भी किया कि डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांस कम है। अल्कोहल है ना जैसे ओ एच है, तो इसके गिर्द आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें तो सोल्यूशन आपका डाइल्यूट है। डाइल्यूट होने का मतलब इनके मालिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर है सैल्यूट के, तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के चांसेस कम है। जितना आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे मालिक्यूल ज्यादा होते जाएंगे, एक दूसरे के करीब होते जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनेगी तो आप कहेंगे सर फिर ये वाला प्रोटॉन सिर्फ ऑक्सीजन के अंदर तो ना रहा, ये इस ऑक्सीजन के अंदर भी आ गया है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जिसकी वजह से इसे जहां आना चाहिए उससे भी काफी आगे बड़ी वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब मसला ये आ जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कितनी, किसी में कम होती है किसी में ज्यादा होती है, और डिपेंड किस पे कर रही है, कंसंट्रेशन के फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। कंसंट्रेशन के फैक्टर की बेस पे किसी में कंसंट्रेशन कम किसी में ज्यादा, इस वजह से उसकी वैल्यू 0 से शुरू होती है और 5 तक चली जाती है। यानी हाईली कंसंट्रेटेड ले लेंगे तो आप 5 के पास पास खड़े हैं, बहुत ज्यादा डिल्यूट सोल्यूशन ले लेंगे तो आप 0 के पास खड़े हैं, 1 के पास खड़े हुए हैं इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू के हवाले से। ठीक हो गया। एक फैक्टर हमारे पास क्या आ गया कंसंट्रेशन का, दूसरा कंसंट्रेशन है एंड टेम्परेचर, और दूसरा टेम्परेचर का फैक्टर है। टेम्परेचर जितना ज्यादा करेंगे मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, फिर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के चांसेस तो कम हो जाएंगे, और टेम्परेचर कम होगा तो फिर वो करीब करीब आएंगे और आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स शो करने का उन्हें मौका मिलेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो फिर वो शिफ्ट की वैल्यू भी बड़े की तरफ शिफ्ट। अब यहाँ पे आपने एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है कि हाईली कंसंट्रेटेड में केमिकल शिफ्ट वैल्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिहाज से कंसंट्रेशन के वो डायरेक्टली है, जितना ज्यादा उतनी उसकी वैल्यू भी ज्यादा, लेकिन टेम्परेचर के वो इन्वर्सली है, जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के चांस ज्यादा है और शिफ्ट की वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी।
ठीक हो गई। तो ये दो आपके तीन फैक्टर हो गए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो गया, एक हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और एक आपका ये तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हो गया। ठीक है। चौथा फैक्टर मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी, जिसकी अभी हम पीछे बात करके आए हैं, कि जो हमें बताएगी कि भाई एस अल्केन की जो प्रोटॉन है वो 0 से 2 तक आ रहे हैं, और अल्कीन के जो है वो काफी आगे 4.5 से लेके 7 तक चले गए हैं, 6.5 तक चले गए हैं। और जो बेंजीन वाले एरोमेटिक वाले हैं वो 6.5 से लेके वो उससे भी आगे 8-9 तक जा चुके हैं। तो जहां हम उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे वो काफी आगे गए। फिर दूसरा सवाल हमारा ये था, एक ये अल्कीन के हवाले से था, एरोमेटिक कंपाउंड्स के हवाले से था, कि एरोमेटिक प्रोटॉन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, हाईली डी शील्डेड है। ठीक हो गया। और दूसरा सवाल था अल्काइन के हवाले से, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ प्रोटॉन जो है उससे हमने कहा था sp2 से भी आगे होना चाहिए, लेकिन वो हाईली शील्डेड हो जाते हैं। शील्डेड का मतलब छोटी वैल्यू पे आ जाते हैं। ये लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने ये बात की थी कि जितना जो डी शील्डेड होगा वो बड़ी वैल्यू पे आ रहा होगा, जो शील्डेड होंगे वो छोटी वैल्यू पे आ रहे होंगे, यानी अप फील्ड होंगे, हाई फील्ड की तरफ होंगे, या फील्ड में मौजूद होंगे शील्डेड प्रोटॉन। और जो डी शील्डेड प्रोटॉन होंगे वो लो फील्ड या डाउन फील्ड में आ रहे होंगे। ठीक हो गया। तो यही पॉइंट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अल्काइन जो है उसे डी शील्डेड होना चाहिए था, लेकिन वो शील्डेड होके यहाँ पे छोटी वैल्यू पे आ जाता है। ठीक है, इसकी वजह क्या है? तो पहले बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन में आप देखें तो इसने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है डायग्राम ना, ये बेंजीन की, ये बेंजीन का रिंग दरमियान में आपको नजर आ रहा होगा, 6 कोने, ये मैं कर्सर वहां पे घुमा रहा हूँ। उसके गिर्द ये प्रोटॉन एच और एच, दो प्रोटॉन अभी शो किए हैं, इसी तरह सारे 6 कोनों के ऊपर 6 प्रोटॉन मौजूद है। ठीक हो गया। अब करें इसके गिर्द, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इस तरह डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है जो एक इस तरह सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। इसको हम नाम देते हैं रिंग करंट का। रिंग है ना, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन एक रिंग की शक्ल में मूव कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग करंट। ठीक हो गया। अच्छा, रिंग करंट इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होगी। अब ये जो आपको ये लाइनें नजर आ रही जो नीचे से इस तरह मूव करके आ रही हैं और ऊपर की तरफ इस तरह ये मूव करके फिर नीचे और फिर ऊपर, ये बिल्कुल वही जो पीछे हमने अभी राइट हैंड रूल अप्लाई किया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हवाले से, भी बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर ही है। तो अब ये यहाँ से ये निकल रही है मैग्नेटिक लाइन और यहाँ वो ऊपर मूव कर रही है। तो कहता है आपने मैग्नेटिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में देते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये जो रिंग का दरमियान वाला हिस्सा है, यहाँ पे तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ से लाइनें नीचे आ रही हैं, जो इंड्यूस की गई, जो पैदा की हो रही है वो नीचे आ रही है, और आप जो दे रहे हैं वो ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे तो ये कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोटॉन है जो रिंग से बाहर खड़े हुए हैं, सारे प्रोटॉन ना बेंजीन के, तो वो जो बाहर खड़े हुए हैं तो उनको जब मैग्नेटिक फील्ड जाती है तो वहां पे तो ये इंड्यूस की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वैसे ही है। प्रोटॉन की जगह पे जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो भी ऊपर ही जा रही है, और आपने जो अप्लाई की है वो भी ऊपर जा रही है, तो दोनों यहाँ पे एड अप हो रही है। ठीक हो गया। इस एड अप होने की वजह से ये जो प्रोटॉन है आपकी दी मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील करेंगे, क्योंकि दोनों फील्ड जमा हो रही हैं, तो ज्यादा फील करने की वजह से वो फिर डी शील्डिंग में चले जाते हैं, यानी ज्यादा बड़ी केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो है उस तरफ वो मूव कर जाते हैं। ठीक हो गई। यानी आप कहेंगे बेंजीन रिंग में रिंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है वो प्रोटॉन वाले एरिया में, प्रोटॉन का जो रीजन है वहां पे वो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड के में एड अप हो रही है, उसे कैंसिल नहीं कर रही, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाइड से ज्यादा मिलती है, और वो फिर बड़ी शिफ्ट वैल्यू के ऊपर अपनी जो है वो केमिकल शिफ्ट वैल्यू शो करता है स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक हो गया। ये रीजन होगी बेंजीन की। अल्कीन में भी ऐसे ही है, वहां भी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी वजह से वहां भी वो जो प्रोटॉन होता है उसकी जगह इसने यहाँ नीचे स्ट्रक्चर दिया होगा, ये बेंजीन, ये अल्कीन का दिया ना, ये बेंजीन का दिया। ये माइनस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इस तरह, माइनस का मतलब वहां पे वो एड अप हो रहे हैं, और प्लस का मतलब वहां पे वो कैंसिल हो रहे हैं। ये प्लस का मतलब यहाँ वो मैग्नेटिक लाइन, आने वाली मैग्नेटिक लाइन को कैंसिल कर रही है, और माइनस का मतलब यहाँ पे वो इंड्यूस्ड की हुई मैग्नेटिक लाइन आने वाली मैग्नेटिक फील्ड में जमा हो रही है। इसमें भी अल्कीन में भी ऐसे ही है, ये सेंटर में
कट कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं, और यहाँ जहां जहां प्रोटॉन पड़े हुए हैं वहां पे वो एक दूसरे में ऐड अप हो रही है। कार्बोनाइल में भी ऐसे ही है, वहां पे ऑक्सीजन के एरिया में या ये कार्बन के एरिया में यहाँ पे वो ऐड अप हो रही है। और इस एडिशन की वजह से ये वाले प्रोटॉन जो है मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी का ये जो फिनोमेना है, इसकी वजह से जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू पे जाके वो रेजोनेट करते हैं, और वहां पे उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ रही होती है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं अल्काइन की। ये अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड वाली जो कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन है वो जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफी पीछे आ जाए। वो कहते हैं ये अल्काइन है, एसिटालीन का मालिक्यूल लिया है, ये दो कार्बन है जिसके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, एक प्रोटॉन उसका ऊपर है, एक प्रोटॉन उसका नीचे है। ये उसकी ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन इस तरह क्यों की है कि इसके गिर्द भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही उसी डायरेक्शन में। देखा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव कर रही, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही मूव कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब इस सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ पाई इलेक्ट्रॉन है। ऊपर और नीचे होंगे तो वो एक पाई बॉन्ड, और फ्रंट और बैक पे होंगे तो वो दूसरा पाई बॉन्ड। तो दोनों पाई बॉन्ड की वजह से वो सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, और वो इस शक्ल में, जैसे ये सर्कल दिया हुआ है, इस शक्ल में वो सर्कुलेट कर रही है, मूव कर रही है। और इस मूवमेंट की वजह से अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, पैदा हो रही है, वो प्रोटॉन वाली जो जगह है ना, वहां पे वो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रही है, क्योंकि यहाँ से वो इधर आ रही है और ये इधर से जा रही है, तो इस एरिया में दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, जिसकी वजह से आपकी दी मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोटॉन थोड़ी फील करते हैं इस कैंसिलेशन की वजह से, तो उनकी शील्डिंग हो रही होती है। तो इसी वजह से वो जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बहुत छोटी वैल्यू पे जाके वो रेजोनेट कर रहे होते हैं। ठीक हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आप कह सकते हैं कि सर यहाँ आपने इस मालिक्यूल को वर्टिकल खड़ा कर लिया, इसको आपने हॉरिजॉन्टल खड़ा किया है, तो अपनी मर्जी से ही है या नहीं? तो इसमें हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, क्योंकि उसने खड़ा ऐसे होना है ताकि उसकी एक, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेट को आप रखें तो मैग्नेट इस तरह अरेंज करेगा अपने आप को कि आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वो पैरेलल हो जाए, अपने आप को स्टेबल कर सके ना। तो उस चक्कर में ये फिर इसी तरह खड़े होते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह मूव करती है क्लॉकवाइज, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी तरह सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। बाकी मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट जो है वो तो जिस अपने हिसाब से हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने इसी तरह ही मूव करना है। वो जो मेन उसका यानी इंटरेक्शन करने वाली बॉडी है आने वाली अप्लाइड फील्ड के साथ, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उसने अरेंज कर लिया मॉलिक्यूल को, इसको वर्टिकल कर लिया, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया। इसी वजह से उसके प्रोटॉन जो है वो डीशील्डेड होके बड़ी वैल्यू पे चले गए, और इसके प्रोटॉन शील्डेड होके छोटी वैल्यू पे आ गए। इसी को उसने ये समराइज किया इस शक्ल में कि ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर और नीचे मैग्नेटिक लाइंस जो है वो एड अप हो रही हैं, लेकिन प्रोटॉन वाली जगह पे वो एक दूसरे से कैंसल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत छोटी वैल्यू पे चली जाती है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी छोटी वैल्यू। इसी तरह ये दो तीन एग्जांपल इसने दिए इसी पॉइंट को समझाने के लिए कि बेंजीन के रिंग के अंदर तो आपको पता है वो कैंसल हो रही थी ना, और बाहर जो है वो एड अप हो रही थी। ये देखें, ये रिंग के अंदर जो है यहाँ पे वो कैंसल हो रही है, इधर और इधर रिंग के बाहर वो एड अप हो रही है। अब ये प्रोटॉन जो रिंग के अंदर आ गया है तो यहाँ कैंसल हो रही है, इसलिए इसकी वैल्यू देखिए 1 ppm, 1 के पास आ रही, बहुत ज्यादा शील्डेड हो गया। और ये जो प्रोटॉन बाहर वाले हैं, ये प्रोटॉन और ये वाले प्रोटॉन जो है, तो ये चूंकि रिंग से बाहर है तो ये थोड़े डी शील्डेड हो गए, इस वजह से ये जरा बड़ी वैल्यू पे आ रहे होते हैं। ठीक हो गई। इसी तरह ये मालिक्यूल दिया है, इसको हम नाम देते हैं ना एजुलिन टाइप स्ट्रक्चर होते हैं ना ये, तो जिसमें ये काफी मल्टी रिंग टाइप स्ट्रक्चर होते हैं और कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल बॉन्ड इसमें लिए हुए होते हैं। तो इसमें भी उसी तरह ये पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग करंट चलता है, और इसमें भी वही बात है, जो इनके प्रोटॉन्स हैं वो भी हाईली डीशिल्डेड होते हैं। तो जो आउटर हाइड्रोजन है वो देखिए 8.9 तक गए पड़े हैं, और जो इनर हाइड्रोजन है, अंदर वाली ये जो हाइड्रोजन है वो चूंकि शील्डेड एरिया में आ रही है तो वो 1.8 पे शो हो रही है, और ये जो बाहर वाली है वो चूंकि डी शिल्डेड एरिया में आ रही है वो 8.9 तक चली जाती है। इस तरह ये कंपाउंड है, इसमें भी देख लें कि ये जो दो प्रोटॉन्स कॉर्नर वाले हैं वो बड़ी वैल्यू पे हैं, और ये जो अंदर प्रोटॉन आ रहे हैं रिंग के ऊपर जो आ रहे हैं उसकी वैल्यू 1.4 के साथ, यानी छोटी वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे भी रिंग करंट ये चल रहा है,
और इस रिंग करंट की वजह से इसके ऊपर रिंग के ऊपर आने वाला प्रोटॉन बहुत छोटी वैल्यू शील्डेड, और जो बाहर इसके रिंग के साथ जुड़े हुए प्रोटॉन है वो बड़ी वैल्यू पे यानी डीशील्डेड फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक हो गए। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। इसमें आपका एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, काफी सारे शॉर्ट भी हैं अलग अलग, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये कलेक्टिवली भी सवाल हो सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल कह लें, किस्म का ये है, अच्छा सवाल है इस चैप्टर के अंदर।